नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वे एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवेशन को लेकर सभी को बधाई दी। साथ ही संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप उपदेशों को लेकर मार्गदर्शन करते नजर आए। पूरी दुनिया को निर्माण का संदेश देने वाले या आप दीपो भव के माध्यम से अपने अंदर के ज्योति को देखने की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध हो या महावीर, इन सबके जीवन को ले या फिर आदि शंकराचार्य, मात्र 32 वर्ष की आयु तक जिए थे। मित्रों, अगर आप युवाओं की स्थिति को देखें, वीर अभिमन्यु महाभारत के सबसे ऊर्जावान युवाओं में हैं। जब 7-7 महारथी उन्हें घेर रहे हैं तो वीर अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का एक युवा महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे रहा है, और एक नहीं, कई कई कौरवों के महारथी घेर रहे हैं उनको। तब जाकर के वह वीर अभिमन्यु पर तब भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति उस कालखंड की थी। या फिर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो हट राखे धर्म को तिहि राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप। याद करिए, 27 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी का पहला युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, मात्र 22,000 सैनिकों के साथ। महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी? 27 वर्ष, और सेना थी 22,000 की। अकबर की सेना थी 1 लाख से अधिक। और लगातार 30 वर्ष तक महाराणा प्रताप इस युद्ध को लड़ते रहे, और अंततः अपने सारे दुर्ग और किलों को उन्होंने अकबर से वापस लेकर के उस समय भारत के स्वाभिमान और सम्मान की, स्वदेश और स्वाभिमान का क्या परिचय होना चाहिए, यह उन्होंने करके दिखाया था। इसी बीच रुक करेंगे संभल से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी संभल से सामने इस वक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संभल पथराव में 3 लोगों की मौत की खबर सामने, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएसी और आरएएफ जवान तैनात किए गए हैं। 4 पुलिस अधिकारी, 1 एसडीएम और 20 घायल हुए हैं। वहीं 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों के घरों में हथियार मिले। वहीं अलीगढ़ से आरएएफ की टीम भेजी गई है। बरेली, रामपुर और अमरोहा से भी फोर्स भेजी गई। वहीं 15 से 25 साल के लोगों ने पथराव किए। 24 घंटे के लिए संभल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें संभल से सामने, जो आगजनी तोड़फोड़ की ये तस्वीरें। पथराव किया गया। पीएसी और आरएएफ जवान की तैनाती इस दौरान देखी जा रही है। 4 पुलिस अधिकारी, 1 एसडीएम और 20 जवानों के घायल होने की खबर है। उपद्रव की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पथराव की ये तस्वीरें सामने आई, और आप देख सकते हैं इस दौरान किस तरह का नुकसान देखा गया, किस तरह का उपद्रव संभल में देखा गया। वहीं 15 से 25 साल के लोगों ने ये पथराव किया। मस्जिद में सर्वे के दौरान ये पथराव देखा गया। वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया। कई अराजक तत्व पुलिस हिरासत में। और आप उपद्रव की ये तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कों पर किस तरह से पत्थर फेंके गए। उसके बाद से पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला, और साथ ही मेरठ समेत कई जिलों से टीमें भेजी गई हैं। 4 पुलिस अधिकारी, 1 एसडीएम और 20 जवानों के घायल होने की खबर सामने है। और साथ ही आगजनी की गई। आगजनी की तस्वीरें, जिसमें कई बाइक, कारों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। और सड़कों पर आप ये पत्थर देख सकते हैं, जिन पत्थरों के माध्यम से ये पथराव किया गया। और 15 से 25 साल के वो युवक थे जिनके द्वारा ये पथराव किया गया है।
और ऐसे में फोर्स की तैनाती की गई। मैं समझता हूं कि सांबर में जो एक समुदाय की ओर से ये हमला किया गया और वो भी एक सरकारी तंत्र पर, ये हमला सरकारी तंत्र पे नहीं है, भारत के लोकतंत्र पे है, भारत के कानून पर है, जिसे भारत के कानून पर उनको भरोसा नहीं है। और यही दुर्भाग्य है भारत का कि राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इस विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को टूल बनाया, आज उनके पीछे खड़े हैं, हर गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं। सांबर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपने तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। देखिए, ये आज जो कोर्ट के आदेश है, यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे का यहाँ प्लान था और सर्वे चल रहा था और पीसफुल सर्वे चल रहा था। 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे, पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा, तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होके, भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे, जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें, और उसमें हमारे कुछ जवानों की को भी इंजरी आई है। वहां पे जो लोग खड़े थे उनमें से कईयों को इंजरी आई है। फिर पुलिस ने बल प्रयोग करके सब तितर बितर किया। जो सर्वे की टीम थी अपना सर्वे का काम करके वो निकल चुकी है। फिर दूसरी जो घटना हुई यहाँ पे दीपासराय में, मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे, वहां पे हुई है और वहां पे भी हम लोगों ने पथराव करने वालों को पीछे खदेड़ दिया। जो लोग, इसमें से कई सारे लोग डिटेन भी किए गए हैं। एक घर से पथराव हो रहा था, वहां पे 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सब कुछ ठीक चल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम को समझते हैं। सुबह 7:30 बजे जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। वहीं सुबह 9:03 पर अचानक भीड़ जुट गई। वहीं सुबह 9:07 पर झड़प और पथराव की खबरें सामने आने लगी। सुबह 9:24 पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुबह 9:38 पर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। वहीं सुबह 9:38 पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सुबह 10 बजे की अगर बात की जाए तो उपद्रवियों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं सुबह 10:15 पर उत्पातियों ने कार फूंक डाली। सुबह 10:30 पर पुलिस पर फिर से पथराव किया गया। सुबह 10:45 पर फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। वहीं संभल मस्जिद का विवाद क्यों, ये समझते महंत ऋषि गिरी ने याचिका दायर की थी। मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। मंदिर के कई प्रमाण होने का दावा पेश किया गया। कल की अवतार होने का दावा किया गया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू किया गया। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने चुनावी नतीजों पर कई सवाल उठाए हैं।
समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और जब जब इन्हें सत्ता मिली है, ये हमेशा अपने पुराने हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था और जिस समय वोट पड़ रहे थे, उस समय भी हम और आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे और आज के समय पर जो सोशल मीडिया, उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है, मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने में, तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया, और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? यह बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची, उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है। कॉमन एजुकेशन जो है वो देश की नीड है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गरीबों के बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। हेल्थ पॉलिसी बड़ी कमजोर है हमारे यहाँ पे। फिर जातिगत जनगणना हो, फिर मंडल कमीशन की सिफारिशें हों, उसके साथ साथ नौजवानों के रोजगार के विषय पर जो है सरकार के पास कोई अच्छा प्लान नहीं है। बहुत सारी ऐसे विषय हैं, जैसे महिलाओं पे हिंसा हो रही है, और महिलाओं में दलितों पे हिंसा, दलित महिलाओं पे, आदिवासी महिलाओं पे हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको मैंने आज जो है रखा है। एक इसमें ये जो धार्मिक स्थलों पर जो है अधिग्रहण का जो है मामला, और कहीं भी कोई जा खड़ा होके और फिर सर्वे के ऑर्डर, उसके बाद जो है स्थिरता जो है, और चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ, इस बार लूट हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, वो भी किसी छिपावा नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से शिवनगरी के नाम से मशहूर वाराणसी में दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। 2023 में 8.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी यहां पहुंचे थे।
वहीं इस साल ये शहर देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। 2024 के पिछले 6 महीने में 4 करोड़ 61 लाख सैलानी वाराणसी पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। शिवनगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। 2023 में 8.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी यहां पहुंचे थे, लेकिन इस साल ये शहर देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। 2024 की पहली छमाही में 4 करोड़ 61 लाख सैलानी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी से आगे सिर्फ अयोध्या ही दिखता है, जहां इस साल अब तक 11 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से, तो इस समय यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन पे है डोमेस्टिक टूरिज्म में। सबसे अधिक घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। पहले ये आंकड़ा कभी तमिलनाडु का हुआ करता था। विगत 4-5 वर्षों से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और उसमें सबसे बड़ा श्रेय बनारस और अयोध्या का है। बनारस में कॉरिडोर बनने के बाद जो पर्यटकों की संख्या है इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ, चाहे वो सावन का महीना हो या पूरे वर्ष की बात करें या दीपावली की बात करें, तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट बनारस आ रहे हैं। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा बनारस या काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये धार्मिक स्थल मृत्यु के बाद मोक्ष देता है और जिंदा लोगों को खास आध्यात्मिक एहसास कराता है। साथ ही ये चिंतन और उत्सव की झलक दिखाने वाला शहर भी है। देखिए, यहाँ जो आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जो बनारस प्रसिद्ध है, इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, कॉरिडोर जो दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ की आरती बहुत फेमस है, यहाँ के घाट, यहाँ का क्रूज़ और सारनाथ जो वर्ल्ड फेम डेस्टिनेशन है, इस पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने, बेहतरीन होटलों की संख्या बढ़ने और गंगा नदी पर क्रूज की सवारी समेत वाराणसी में हो रहा लगातार विकास लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और पर्यटन का ग्राफ ऊंचा होने का कारण ये है, एक तो काशी विश्वनाथ जी हो गए, गंगा घाट हो गए, और जो गंगा घाट पे तमाम, जैसे आप देख रहे हैं, तमाम बोट वगैरह और संचालन हो रहा है। और चूँकि सारनाथ जैसा यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायी आते हैं। सिर्फ सारनाथ के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए बजट जो है पास हुआ है, सिर्फ सारनाथ के मतलब विकास के लिए। तो ऐसी स्थिति में पर्यटन तो बढ़ना लाजमी है और बढ़ रहा है, तो काशी वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। सबसे बड़ा वजह देखिए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अगर किसी चीज़ का नहीं होगा तो हमें नहीं लगता लोगों तक बात पहुंचेगी, और बात पहुंचेगी नहीं तो पर्यटक या कोई भी क्यों आएगा। सारनाथ का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ कॉरिडोर बना है, 80 घाट के साफ सफाई, लाइटिंग, बेसिकली लाइटिंग, क्योंकि और पेंट माई सिटी का जो थीम चला है, और ये सारी चीज़ें एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जाहिर सी बात है कि पर्यटन बढ़ना ही बढ़ना है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वाराणसी में साल के आखिर तक पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। अलीगढ़ जिले के खैर ब्लॉक का गौमत तीर्थ सदियों पुराना मंदिर है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके चरवाहे दोस्त उसी जगह अपनी गाय चराते थे जहां मंदिर बना हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के खैर ब्लॉक का गोमत तीर्थ सदियों पुराना मंदिर है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके चरवाहे दोस्त उसी जगह अपनी गाय चराते थे जहां मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर गाय चराने के लिए कृष्ण और बलदेव आते थे और यहीं पे लास्ट उनका पड़ाव था। तो यहाँ पे पड़ाव के कारण ये गौमठ बना और गौमठ के बाद में यहाँ प्रशासन ने इसे गौमठ कर दिया। वैसे ये पहले गौमठ था। मंदिर में काले पत्थर से बनी भगवान बलराम और उनकी मां रेवती की मूर्तियां हैं। लोगों की इन पर काफी श्रद्धा है। मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। मेरी उम्र तो अभी 55 वर्ष के आसपास ही है, लेकिन 500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और ये बलदेव भगवान का मंदिर है, रेवती जी इनके साथ विराजमान है। और आप समझ सकते हैं कि कम से कम 500 वर्षों से पुराना आप इसकी नक्काशी और ये देख सकते हैं। भगवान कृष्ण गाय चराने आते थे
पहले गोमत था, अब जो गोमत बन गया है, गोमत था पहले। अच्छा। हाँ, भगवान कृष्ण गाय चराने आते थे। तो आप डेली दर्शन करने? हाँ, डेली सुबह शाम को दीपक जलाने, सुबह भगवान जी को नहलाने। कितने दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं। मंदिर की देखभाल करने वालों ने बताया कि इसे राजस्थानी वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। रामपुर से हैरान करने वाला मामला है सामने। मंदिर के पुजारी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पुलिस ने पुजारी को किया गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस और एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में दिखा घना कोहरा, सफेद कोहरे की चादर में ढका अलीगढ़, प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। एटा में डीएपी खाद को लेकर फिर से हुआ बवाल, ग्रामीणों ने जमकर काटा हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में बड़ी लापरवाही का मामला सामने, निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से मरीज की मौत। बरेली से हैरान करने वाला मामला है सामने, दबंगों की धमकी से रिटायर्ड फौजी अपना घर और दुकान बेचने पर हुआ मजबूर, घर के बाहर लगाया पोस्टर। कानपुर में डीएपी खाद को लेकर फिर मचा घमासान, किल्लत के बीच किसानों में जमकर हुई धक्का मुक्की और वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में दर्दनाक हादसे में बीजेपी नेता की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। रायबरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 की मौत। सहारनपुर में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद। लखीमपुर खीरी में तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस और वाहन बरामद। इटावा के जसवंत नगर से हैरान करने वाला मामला है सामने, युवक को बेरहमी से उतारा मौत की घाट, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता डे पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।